नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत में पिछले 2-3 दिन में जितनी तेजी से पॉलिटिक्स बदली और आज जो दिखाई दिया, मतलब वो दृश्य जो प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट की स्पीच के धन्यवाद प्रस्ताव में भी बात करने न दे। ऐसा कांग्रेस ही कह रही है कि सन 2004 के बाद ये पहली बार हुआ कि धन्यवाद प्रस्ताव पूरा हो गया और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं आया। एक घटना ये हुई। दूसरी, ममता बनर्जी के विषय में हम सबको मालूम है कि वो सुप्रीम कोर्ट आई थी। हालांकि वो बहुत बार पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जाकर व्यवधान डालती रही। आज कल वो सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट में उनके बयान पर एनालिसिस करेंगे। तीसरा विषय जो पॉलिटिक्स का अभी आया हाल में ही, वो था कि बिहार के चुनाव को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि भाई ये चुनाव ही इन्फ्लुएंस में लेकर लिया गया, ये गलत तरीके से था। बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल के 10,000 रुपया महिलाओं को बांट दिए गए। पर महिला को एक परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए दिए गए, ऐसा जन स्वराज पार्टी ने क्लेम किया है और यह कहा है कि चूंकि कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से पैसा निकलता है, संचित निधि से कैबिनेट के डिसीजन पर कैसे पैसा निकल सकता है, ये तो धन केवल और केवल असेंबली के अप्रूवल के बाद निकलता है। चूंकि असेंबली का अप्रूवल नहीं हुआ था, 10,000 रुपए दे दिए गए, जस्ट चुनाव से पहले दे दिए गए, कैबिनेट नोट पर दे दिए गए, इसलिए बिहार का पूरा चुनाव अवैध था और ये लोगों को 10,000 रुपया रिश्वत देकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठने जा रही है जो फ्रीबीज पर बात करेंगे। एक पीआईएल आई है जिसमें कहा गया है फ्रीबीज नहीं दी जा सकती। अब उसमें यह तय होना है कि चुनाव से कितने दिन पहले, या आचार संहिता लगने से पहले, या चुनाव से कितने दिन पहले। अभी तक तो यह होता है कि आचार संहिता जब तक न लगी हो तब तक कोई डिसीजन होता है। आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग के हाथ में सिस्टम आ जाता है तो फिर और कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से भी पहले, कितने दिन पहले फ्रीबीज बांटी जा सकती हैं, कितने दिन पहले नहीं बांटी जा सकती, और फ्रीबीज की डेफिनेशन क्या है। हम सबको मालूम है केजरीवाल के टाइम पर यह फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। हालांकि अब उस पर बेंच बनकर 3 जजेस उसकी सुनवाई करेंगे और ये तय करेंगे कि भारत में जो कोई भी घोषणाएं करता है कि मैं ये करूंगा, उसको रिसोर्स भी बताना पड़ेगा कि आखिर वो कहां से वो धन लाएगा और कैसे व्यवस्था करेगा। ये बात होगी। ममता बनर्जी के विषय में बात करते हैं। ममता बनर्जी कल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने प्रेजेंट हुई थी। हम सबको मालूम है कोलकाता हाई कोर्ट के एक नए भवन की उद्घाटन में ममता बनर्जी ने वहां पर भी चीफ जस्टिस के सामने बड़ी तेजी से बात की थी और कहा था कि न्याय नहीं हो रहा है, देश को बचाना चाहिए, संविधान को बचाना, जो सारे अपोजिशन कहता रहता। अब उनकी हिम्मत पड़ गई, चूंकि उस समय चीफ जस्टिस कुछ बोले नहीं तो वो चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गई। अदालत में वो पर्सनल अपीयर हुई और मालूम पड़ा कि पूरी पार्किंग भर चुकी थी। वो पर्सनल अपीयर हुई, उन्होंने कहा क्या, कोई नई बात नहीं कही। मतलब अगर वो एसआईआर के विषय में कोई ग्राउंड लेकर आती, कुछ उनके पास मुद्दा होता तो समझ नहीं। वो केवल एक पॉलिटिकल स्पीच जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई, उन्होंने कहा मैं फोल्डेड हाथ जोड़कर कहती हूं मुझे 5 मिनट दे दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा तुम्हें 5 मिनट नहीं, हम तुम्हें 15 मिनट देंगे। आपको हम 15 मिनट देते हैं। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट की तरफ कहा प्लीज हमें बोल लेने दीजिए, प्लीज हमें कह लेने दीजिए। उन्होंने भी कहा भाई कह लो, लेकिन क्या कहोगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा तुम्हारी वेल वर्स्ड, मतलब वेस्ट बंगाल की एक बड़ी टीम सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करती है, आपकी लीगल फेटर्निटी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी आप क्यों आई। मतलब सवाल यही है कि जब तुम्हारे पास लीगल टीम है, तुम्हारे पास एडवोकेट जनरल है, तुम्हारे पास बड़ी टीम है, फिर क्यों। फिर इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव में घुस चुकी हैं और चुनाव वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ना चाहती हैं। जैसे राहुल गांधी ने वोटर को लेकर मामला बनाया है, वैसे ही ममता बनर्जी भी वोटर को लेकर उन्होंने कहा कि भाई 60 लाख वोट हमारे कट गए और ये वोट जो है बीजेपी काट रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ में खेल रहा है, आप उसको बचा लीजिए। हम पूरी एक्सरसाइज करते हैं, फिर से रिवाइज हो जाता है, हम पूरा मुकदमा लड़ते हैं, हमारी लीगल फेटर्निटी पूरी ताकत लगाती है, फिर से चीजें वहीं से शुरू हो जाती हैं। ये सब सरकार कर रही है, कोई लीगल पॉइंट नहीं। एक लीगल पॉइंट उन्होंने रखा जो मुझे लगता है कि जिस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने एक लीगल पॉइंट ये रखा कि जो महिलाएं हैं उनकी शादी होने के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, सरनेम चेंज होने की वजह से एसआईआर वाले जो एसआईआर करने जा रहे हैं वो उस सरनेम के आधार पर उसको
दोबारा वोट नहीं बनाते, कहते ये नाम सेम नहीं है, ये बात एड्रेस होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए, हालांकि एसआईआर का मामला जब से बिहार चुनाव चल रहा है तब से लगातार और जैसे सूर्यकांत की अदालत में चल रहा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी खुद प्रेजेंट हुई, क्योंकि बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव में एसआईआर 50 लाख वोट 60 लाख वोट कट गया है, वो कह रही हैं कि भाई ये बीजेपी करवा रही है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में भी कहा मैं पूरा सुनूंगा। पूरा सुनने के बाद उन्होंने कहा मैडम को बोलने दो, मैडम पूरी बात कह ले, मतलब इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट को कहा कि पूरी बात कह ले, मैडम को बोलने दो। और इसके बाद उन्होंने नोटिस शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी गलत नहीं होने दिया जाएगा, एसआईआर के मामले में कुछ गलत नहीं होने दिया, किसी का जेन्युइन वोट नहीं कटने दिया जाएगा और जबरदस्ती का कोई काम नहीं होगा। ये लगातार वो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं जो चुनाव का चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्यों नहीं हुआ। हालांकि प्रेसिडेंट ने जब प्रस्ताव रख दिया था, प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं और बोल भी रही हैं। राहुल गांधी के लिए कहना पड़ा था किरण रिजिजू साहब को कि राहुल गांधी जी जो हैं वो टाइम पर बोलते नहीं हैं, उनका इंतजार करते रहे। फाइनली जब मामला क्लोज हो गया, वो कहाँ का विषय कोई दूसरे विषय उठाते रहे, और जब वो जरूरत पड़ी, जब 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 क्लोज हो रहा है उनका स्टेटमेंट, तब वो आकर कहते हैं मुझे बोलना है। कैसे सुनने दिया जाए, ये भारतीय पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को सिस्टमेटिक चलने दिया जाए, रूल्स से चले, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई ऐसा नहीं है कि आप युवराज पैदा हुए हैं तो कहीं से भी शुरू करेंगे और कभी भी शुरू करेंगे। वो मनमोहन जी सिंह जी की सरकार हुआ करती थी जिस समय आप बिल फाड़ा करते थे, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट न देने के पीछे एक बड़ा सुरक्षा कारण था। ऐसा इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता लगेगा। ऐसा जो वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की स्पीच 5 बजे होनी थी। प्रियंका गांधी 4:52 पर आई, अभिषेक मुखर्जी कुछ समय पहले आए, लेकिन समाजवादी पार्टी और ये जो वेस्ट बंगाल की सरकार की पार्टी है, इन तृणमूल कांग्रेस, इनकी महिलाएं प्रधानमंत्री की सीट की तरफ पोस्टर बैनर लेकर बढ़ी। जब उस तरफ बढ़ी तो मिनिस्टर्स ने उनको रोकने की कोशिश करी, वहां पर उनको हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री की चेयर की तरफ आ रही थी, स्लोगन्स देना चाहती हैं। हालांकि उसका स्टेटमेंट प्रियंका गांधी ने क्लैरिफाई किया। प्रियंका गांधी ने कहा डर के मारे वो डर गए, डर के मारे चले गए, क्योंकि उनको महिलाओं का पोस्टर वार देखना था, देख नहीं सकते थे, महिलाओं का प्रोटेस्ट नहीं देख सकते थे, हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते। ये सारी कहानी उससे आई कि राहुल गांधी विषयांतर करके कोई एक इमेजिनरी स्टोरी बता रहे थे, और जिस विषय पर उनको बात करनी थी, राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया, राष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में से कुछ अच्छा खराब ढूंढ कर लाना था कि भाई ये गलत कहा, सही कहा, या धन्यवाद देते हैं नहीं देते हैं, जो भी कहना था। लेकिन वो तो कोई एक अलग इमेजिनरी स्टोरी जो बुक कभी पब्लिश नहीं हुई, जिसके विषय में बात नहीं, उस विषय पर बात करना चाह रहे थे, या बार बार उनको टोका गया कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब ये विषय था कि भाई राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाए, जैसा वो उल्टा सीधा बियॉन्ड द रेगुलेशन, बियॉन्ड द रूल्स बोलना चाहते थे, वो नहीं बोलने दिया गया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन आप सोचो कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री की तरफ महिलाएं या पुरुष कोई भी भागा हो, उनकी सीट को घेर कर खड़े होने की बात आई हो। वो जब अपने लॉन्च से निकलेंगे और हाउस में घुसें, हाउस में घुसने से पहले महिलाएं वहां इकट्ठी हो जाएं, या फिर सांसद इकट्ठे हो जाएं और ये तय करें कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम हमला कर देंगे, या प्रधानमंत्री आएंगे तो हम उनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। आप चेयर की तरफ जाते हैं, चेयर को बोलते हैं तो ठीक बात है, लेकिन चेयर भी घेर कर नहीं रखी जा सकती, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी है उसको भी घेर कर नहीं रखा जा सकता, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो विशेष कंसर्न बनता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो इनकी तरफ आकर प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, प्रधानमंत्री को कुछ गलत करना चाहती थी, प्रधानमंत्री के शारीरिक रूप से उनके साथ कुछ गलत हो सकता था। वैसे ही गलत हो सकता था जैसे एक बार माया और मुलायम के बीच में झगड़ा हुआ था हाउस के अंदर, दोनों ने एक दूसरे के सर फोड़े थे, तब से माइक हटा दिए गए हाउसेस से, तब से कोई ऐसा चीज पेपरवेट हटा दिए गए, क्योंकि मारामारी शुरू हुई थी। तो भाई प्रधानमंत्री जब घुसेंगे तो उनकी सिक्योरिटी विशेष कंसर्न है, इसलिए प्रधानमंत्री को रोक दिया सिक्योरिटी ने, और सिक्योरिटी ने रोककर उनको आने ही नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के को खतरा था। और ये पहली बार, मतलब अब राजनीति इस स्तर पर आ गई कि आपके पास शब्द नहीं होते, आप उनको झेल नहीं पा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रीटियां, ट्रेडें जो उन्होंने की हैं, दोपहर के लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे भारत के सामने बेचारे दिख रहे हैं संसार के बड़े घमंडी देश। वो बेचारे, आप अगर ना देखी हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो बेचारे दिखे घमंडी देश। आप सोचो कि ऐसी परिस्थिति में जब भारत ग्रो करने के लिए अब तैयार हुआ, मतलब अब 11 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाया कि भाई अब भारत का मार्केट खोला जा सकता है और विदेशों में भी मार्केट की हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अब सही से शुरू हो गई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग, और जो चीजें संसार को चाहिए वो हमने शुरू कर दी। अब हम शुरू करा तो हमने कहा कि अब हम मार्केट खोलेंगे। हमने अब भारत की रियल टाइम रियलिटी में प्रोग्रेस की रफ्तार देखने को मिलेगी। अब उनको लगता है कि अभी तक तो ऐसे ही नहीं झेल पा रहे थे, अब भारत की रफ्तार बहुत तेज बढ़ जाएगी। हो सकता है कि डबल डिजिट में भारत का ग्रोथ आने लगे, जीडीपी ग्रोथ आने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो उनका तो पत्ता ही बिल्कुल साफ होगा, भविष्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये फिजिकल इंटैक्ट करके, विषय को विषयांतर करके और तमाम तरह से ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाकर, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री का ब्रेन काम करता है, प्रधानमंत्री को का ब्रेन जो है वो सब कुछ ये करवाता है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं वो, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आने की वजह से वहां हजारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री के स्तर का ही सोच सकते हैं, या उससे उनसे बेहतर भी सोच सकते हैं, या उनसे कम बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन वहां हजारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो फिर ये एक प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाकर उनको लगता है कि वो नुकसान कर देंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी गलतफहमी क्या हो सकती है। हिंदू समाज जो इस समय जागकर खड़ा हो गया है, देश में वो एकजुट दिखाई दे रहा है, उसको ये कैसे मिटा सकते हैं? लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं, और उसी कोशिश के तहत उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर ये सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को एंट्री न देकर या प्रधानमंत्री को बाहर रोककर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना रोल प्ले किया है, और प्रधानमंत्री के इस विषय पर भाषण ना हो पाए ऐसा उन्होंने सुनिश्चित किया था, और नहीं भी हो पाया क्योंकि सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न था। तो ये जो इस समय की राजनीति चल रही है कि बिहार का चुनाव गलत हो गया, या फिर ममता बनर्जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली आई कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया गया वहां पर, हमें बचाओ साहब, डेमोक्रेसी बचाओ, आप ही बचा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। हालांकि वो खुद भी एलएलबी हैं, खुद भी एडवोकेट हैं, तो वो आ सकती हैं, उनका राइट बनता है, लेकिन वहां कानून की बात करना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें जो उन्होंने कही। और प्रधानमंत्री वाले विषय में तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय को कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसको कैसे समझा जाएगा, इनको कैसे समझाया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग से तो परे हैं। आप लोगों को अगर कुछ समझ में आता है, कुछ आपको दिख रहा है, तो आप जरूर लिखकर बताइए। जैसे दिख रहा है जेंजी को खड़ा करते हैं, भारत में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जेंजी प्रोग्रेसिव है, वो काम करने के लिए उसके हाथ में काम है, हमें आदमी नहीं मिल रहे हैं, काम बहुत है, और बेरोजगारी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। तो जेंजी को वो खड़ा नहीं कर सकते। अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दे, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर कर भी जेंजी की जरूरत पड़ती है, तो हो नहीं सकता। तो अब वो ये इंटरवेंशन प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला हो जाए, प्रधानमंत्री को घेर लिया जाए, प्रधानमंत्री को सदन में घुसने न दिया जाए, प्रधानमंत्री का ब्रेन ना काम करने दिया, ये सब प्रयास आप कर रहे हैं। आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है, जरूर लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।